हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी की जो हमारी क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में ये हमारी अगली क्लास रहेगी, जिसमें हम आपके पात्रता परीक्षा के सिलेबस को फॉलो कर रहे थे। तो लगभग पात्रता परीक्षा के सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक टॉपिक दिया गया है, मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन, जिसमें आपको मानव शरीर के तंत्र पढ़ने होते हैं। पाचन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो ये बहुत सारे तंत्र, लगभग 8 तंत्रों का अध्ययन आपको करना है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तंत्र जो हैं, आप जब डीप में इनको पढ़ेंगे तभी आप इनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो है कंकाल तंत्र हमने स्टार्ट किया हुआ था और कंकाल तंत्र के 1-2 सेशन आपको करवा दिए थे। तो आप पिछले लेक्चर ज़रूर देखें। और अभी तक हमारे बायोलॉजी की 64वीं ये क्लास रहेगी। इससे पहले 63 क्लासें हो गई हैं। तो आप सोचिए, और यहाँ पर आपकी लगभग सारी की सारी पात्रता परीक्षा में जो भी टॉपिक दिए हैं वो थ्योरी कवर हो चुकी है। तो सजीव जगत से स्टार्ट किया हुआ था हमने, कोशिका क्या होती है। फिर कोशिका जो है बहुत बड़ा एक चैप्टर है अपने आप में, तो सारी चीज़ें कोशिका के बारे में बताई। फिर कोशिकाओं के समूह जो कहलाते हैं वो ऊतक होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं। तो इसमें आपको पादप ऊतक और जंतु ऊतक बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया था। इसके बाद आपके वर्गीकरण दिया गया है एक टॉपिक, ठीक है, जिसमें आपको जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ना है। तो बिल्कुल बेसिक से द्वि जगत पद्धति कैसे आई, फिर क्या इसमें कमी रही। द्वि जगत पद्धति जो है इसमें कुछ कमी रही। इसके बाद 3 जगत पद्धति आती है, वो आपको बताई। 4 जगत पद्धति कैसे आई और फिर आपको 5 जगत करवाए। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है हमें 5 जगत नहीं पढ़नी, हमें पिछले चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इसका विकास होता गया। और जो 5 जगत पद्धति आई हिटेकर की, वो क्या है 5 जगत। ठीक है, तो सारे पाँचों के 5 जगत आपको करवाए। अब कहने में तो आसान है कि जीवों का 5 जगत वर्गीकरण, लेकिन जब आप एक एक जगत का अध्ययन करेंगे, जैसे पादप जगत, तो फिर पादप जगत का अपना पूरा वर्गीकरण है। ठीक है, पादप जगत में आपको पूरे पादप की संरचना पढ़नी होती है और अदर चीज़ें, तो आपको सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। इसके बाद जंतु जगत एक होता है आपका, तो पूरे जंतुओं का जो है अध्ययन आपको करना होता है। फिर आपका मोनेरा जगत क्या है, प्रोटिस्टा जगत क्या है, कवक जगत क्या है, ये सारी चीज़ें करवा चुके हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक दिया गया है अनुकूलन करके, वो भी आपको करवाया। तो आप सारे सेशन ज़रूर देख लें। और ये केवल एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि जहाँ कहीं भी आपके साइंस पूछी जानी है, सबके लिए ये सेशन हेल्पफुल है। तो आप इनसे ज़रूर जुड़िए। ठीक है, आज के सेशन में हम मानव शरीर का जो कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे, उसके क्रम में ही ये हमारा अगला सेशन है। तो इससे पहले हमने जो कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन किया था क्लास नंबर 63 में, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर इस सेशन को स्टार्ट करेंगे ताकि आप थोड़ा सा समझ पाएँ, क्योंकि कुछ दिन हो गए हैं तो आपको इसका लेक्चर नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको पूरा का पूरा जो है पात्रता परीक्षा के सिलेबस को फॉलो करवा दिया जाए, क्लियर करवा दिया जाए, ताकि आपका जब नोटिफिकेशन आए तो उसमें जो भी टॉपिक यहाँ से आपको देखने को मिलें, क्योंकि पूरे ही टॉपिक आपको देखने को मिलने वाले हैं और अन्य जो टॉपिक हैं वो भी जोड़ करके पूछे जाएंगे, क्योंकि मेन सब्जेक्ट बस जब पूछा जाना है तो यहाँ पर आपको सारे टॉपिक अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि डीप में चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और बेसिक जानकारी भी आपको हर टॉपिक की होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बेसिक रूप में फैक्ट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि एक नंबर यदि आपका कम रह जाता है तो उतने में भी आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो एक नंबर तो छोड़िए, पॉइंट भी यहाँ पर मैटर करता है। तो थोड़ा सा आप समझ करके पढ़िए ताकि आप क्वेश्चनों को हैंडल कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा हुआ था। इससे पहले हमारे बहुत सारे तंत्र, लगभग 6-7 तंत्र आपको कवर करवा दिए। पूरा पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन किस तरीके से होता है, आहार नाल क्या होती है, आमाशय क्या कहलाता, छोटी आंत बड़ी आंत क्या होती है। इसके बाद आपको जो है उत्सर्जन तंत्र बताया, किडनी क्या, पूरे मानव शरीर का संरचना करवा चुके हैं। दंत की संरचना क्या होती है मुख के अंदर, हृदय की संरचना क्या होती, मस्तिष्क की संरचना क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और जब हम सभी का अध्ययन कर लेते हैं तो आसानी से आप अच्छा स्कोर यहाँ कर पाते हैं। और जब आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो आप प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इस क्लास में हमने पढ़ा था आपका कंकाल तंत्र।
कंकाल तंत्र इसीलिए कहते हैं, हर एक चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पिछले जो चैप्टर हम कर चुके हैं वो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जैसे अब ऊतक आ गया, ठीक है, तो कंकाल तंत्र कंकाल ऊतक से बना है, तो इसीलिए कहते हैं ऊतक वाला टॉपिक देख लें आप, ठीक है। जब हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा था तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक से बना होता, तो ऊतक आपको बताए हुए थे कितने प्रकार के होते हैं, किसका क्या कार्य होता है। तो कंकाल तंत्र में हमने आपको ऊतक एक बार फिर से बता दिया था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कंकाल तंत्र में हर एक तंत्र का अध्ययन किसी न किसी शाखा के अंतर्गत होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कंकाल तंत्र का अध्ययन जहाँ होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। फिर जो मनुष्य सीधा खड़ा है, चल फिर पा रहा है, ये किसका कारण है? कंकाल तंत्र, उसी की वजह से मनुष्य जो है गति कर पाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंकाल के कार्य आपको बताए थे कि इसका कार्य क्या है। फिर कंकाल के प्रकार, कंकाल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब बाह्य कंकाल किस में होगा, अंतः कंकाल किस में होगा, या फिर दोनों प्रकार का जो कंकाल है वो किस में होता है। फिर इसके बाद जो है संरचनात्मक दृष्टि से जो अंतः कंकाल दो भागों में बना होता है, उपास्थि और अस्थि। तो ये उपास्थि क्या है, अस्थि क्या है, ये हम आपको अच्छे से कवर करवा चुके हैं। आज के सेशन में हम आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखिए मानव कंकाल तंत्र जो है, इसमें जो है कंकाल में कुल कितनी अस्थियां हैं, 206। हम पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206। अब इन्हीं को हमें यहाँ देखना कि कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी सबसे बड़ी, कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे चमकीली है, सब चीज़ें यहाँ देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा अस्थियों के बारे में। अस्थियों में 50% जल होता है और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएं नहीं होती, ये आपको याद रखना है। जबकि तंत्रिका तंत्र और नलिकाएं कहाँ होती हैं, अस्थियों में। लेकिन जब इसमें रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं उपास्थियों में, तो भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है, लसिका के माध्यम से। अब आप कहेंगे लसिका क्या है, तो हमने रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र आपको बताया है, आपको पता होगा लसिका क्या है, ठीक है। अब देखिए अस्थियों में क्या होता है, ओसीन प्रोटीन होता है, पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन। तो आप सोचिए जब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता तो किसी भी तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन है, ओसीन। जबकि उपास्थियों में तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप हाईलाइट करके रखें। अब देखिए 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व कितना होता है, अधिक होता है, यानी डेंसिटी कैसी होती है, अधिक होती है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 से 320 होती है, ठीक है। फिर आप कहेंगे बाकी जब हम बढ़ते जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो ये हड्डियाँ कहाँ चली जाती हैं, तो आपको बता दें ये हड्डियाँ जो हैं फिर जुड़ जाती हैं और इनकी संख्या 206 बचती है। अर्थात जन्म के समय हड्डियों की औसत संख्या यदि पूछता है तो 300 मानी जाती औसत, ठीक है। अब बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या तो कितनी होती है, 208 होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, ठीक है। तो याद रखिए। अब आपको बाल्यावस्था नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने यदि वर्ग 3 एग्ज़ाम दिया है तो आपने CDP में खूब पढ़ा होगा, शैशवावस्था कितनी एज होती, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए मनुष्य के कंकाल के दो भाग होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक तो अक्षीय कंकाल होता है, एक्सल स्केलेटन, और अनुबंधीय, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो इनको ही हमें पढ़ना है। अक्षीय कंकाल क्या है, अनुबंधीय कंकाल क्या है, किस में पैर आएंगे, किस में हाथ आएंगे, कहाँ पर कौन सी अस्थियाँ होंगी, सारी चीज़ें। तो देखिए जो अक्षीय कंकाल है, शरीर का जो मुख्य अक्ष बनाने वाला कंकाल है उसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। मुख्य अंग अक्ष का मतलब क्या है, मतलब ये शरीर के बीचों बीच में होता, मतलब पेट जो है हमारा, पेट से ऊपर का सारा भाग इसके अंतर्गत आएगा, तथा शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। और इसमें कुल जो अस्थियों की संख्या होगी वो 80 होती है। तो इन 80 को हमें देखना है कौन कौन होती हैं। इसके अंतर्गत जो अक्षीय कंकाल, इसमें हमारी खोपड़ी आ जाएगी, कशेरुक दंड आ जाएगा और छाती की अस्थियाँ आती हैं। अब देखेंगे ये टोटल जो 80 हैं वो किस प्रकार से है। तो जो कशेरुक दंड है, मतलब मेरुदंड, पीठ जो होती है हमारी, इसमें कितनी, प्रारंभ में तो 33 अस्थियाँ होती, लेकिन बाद में कितनी बचती हैं, 26। पसली जो रिब्स होती हैं इनकी संख्या 24, जोड़े में यदि पूछता है तो 12 जोड़ी। और स्टर्नम होती है एक, पसलियों को आपस में जोड़ने वाली जो अस्थि होती वो स्टर्नम कहलाती है। यह वक्ष के बीचों बीच में स्थित होती है।
और सिर यानी खोपड़ी में टोटल 29 होती हैं। चेहरे में कितनी, ये जो 29 आप देख रहे हैं तो ये 29 भी बटी हुई हैं, ठीक है। ये पूरा सिर खोपड़ी कह देते हैं जिसे हम। तो इसमें चेहरा आ जाएगा 14, कान 6, कपाल में 8 और हाइट भाग जो दिखाई नहीं देता उसमें 1 होता है। तो इस प्रकार से ये टोटल जो है अक्षीय कंकाल में कितनी अस्थियां हो गई, 80। टोटल हमें पढ़नी कितनी है, 206। तो 206 में से 80 को हम माइनस कर देंगे तो बाकी की जितनी बचेंगी आपकी 126, वो आपकी अनुबंधीय कंकाल जिसे हम उपांगीय कंकाल भी कहते हैं इसमें पाई जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये तो आपने पढ़ लिया कि अक्षीय कंकाल क्या है, मुख्य अक्ष बनाता है। इसमें आपकी खोपड़ी आएगी, कशेरुकदंड आएगा और छाती की अस्थियां आएंगी। कशेरुकदंड में 26, पसलियों की संख्या 24 होगी और ये 29 और 1 जे हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अनुबंधीय कंकाल जो होता है इसके अंतर्गत मेखलाएं तथा हाथ और पैरों की अस्थियां आएंगी। अब मेखलाएं 2 प्रकार की होंगी, श्रेणी मेखला और अंश मेखला करके। तो इसमें हाथ और पैर की अस्थियां, अब हाथों में कौन कौन सी होंगी, कितनी होंगी, पैरों में कितनी होंगी, ये देखना है यहाँ पर। तो ये भी आपको याद रखना है कि अक्षीय कंकाल में शरीर का ऊपरी भाग और जो अनुबंधीय कंकाल है इसमें जो बाह्य भाग होते हैं जैसे हाथ पैर ये आ जाते हैं, ठीक है। और यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। इनकी संख्या 126 है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गति प्रदान करने में कंकाल तंत्र का कौन सा भाग महत्वपूर्ण है, तो वो अनुबंधीय कंकाल है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है टोटल जो 126 है तो इनको काउंट करेंगे हम सॉरी। सबसे पहले जो वक्ष है अंश मेखला, इसमें इसके पुला की संख्या 2 है, एक अस्थि है और एक क्लेविकल की संख्या 2 है। इस प्रकार टोटल कितनी हो गई, 4। फिर जो कूल्हा होता है श्रेणी मेखला का भाग है, इसमें ऑस एन्ना मिनेटम, ठीक है, 2 संख्या होती है। तो इस प्रकार टोटल कितनी संख्या हो जाती है, 6। तो 6 तो जी निकल गई, ठीक है। अब बचती हैं कितनी, 6 निकल गई। अब 120 बचती हैं। तो 120 में जो आपकी 60 होंगी वो अग्रपाद में होंगी यानी हथेलियों में होंगी और 60 जो होंगी वो आपके पैरों में होंगी। तो इस प्रकार से 60 120 हो जाएगा और 6 ये हमने पढ़ ली तो कितनी हो गई, 126। और 80 हम कहाँ पढ़ के आए हैं अभी अभी ऊपर अक्षीय कंकाल में। तो इस प्रकार से टोटल 206 आपकी अस्थियाँ हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मेखलाएँ हैं वे क्या कहलाती हैं। तो मनुष्य में अग्रपाद या पश्चपाद क्या कहलाएंगे। अग्रपाद मतलब जो गति करते हैं पाद कहलाते हैं, ठीक है। तो अग्र का मतलब हाथ और पश्च का मतलब पीछे के पैर, ठीक है। अब देखिए यहाँ अग्रपाद और पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं और इन्हीं चापों को हम मेखलाएं कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला कहेंगे और पश्चपाद की मेखला को श्रोणी या श्रेणी पेल्विक गार्डल कहते हैं, श्रेणी मेखला कहते हैं, ठीक है। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि जो है ह्यूमरस जुड़ी होती है और श्रोणी मेखला से पश्चपाद की अस्थि फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है जुड़ी होती है। ये अस्थियां गुहाओं में स्थित रहती हैं और इस गुहा को एसीटेबुलम कहते हैं। तो थोड़ी सी ये थ्योरी आपको समझ लेनी है ताकि आप भूल ना पाएँ। तो देखिए मेखला क्या कहलाती है, तो जो अग्रपाद और पश्चपाद है उसको साधने के लिए चाप की संरचना होती है, इसी को मेखला कहेंगे। अब मेखला 2 प्रकार की, एक तो अग्रपाद की मेखला अंश मेखला, पश्चपाद की मेखला श्रेणी मेखला। अग्रपाद की जो अस्थि है वो ह्यूमरस से जुड़ी होती है और पश्चपाद की फीमर से और ये गुहा में स्थित है जिसे एसीटेबुलम कहेंगे। अब देखिए अंश मेखला जो होती है हाथ की अस्थियां यानी अग्रपाद में है मतलब हाथों में है, ठीक है। तो हाथ की अस्थियां इसको कहेंगे। तो मनुष्य की अंश मेखला के दोनों भाग अलग अलग होते हैं। इसके प्रत्येक भाग में केवल एक चपटी और तिकोनी अस्थि होती है जिसे इसके पुला कहा जाता है। आगे का भाग मोटा होता है जिसे क्लेविकल से ये जुड़ा रहता है। इसी सिरे पर एक गोल गड्ढा होता है जिसे ग्लिनाइड गुहा कहते हैं। ग्लिनाइड गुहा में ह्यूमरस का सिर जुड़ा रहता है। ग्लिनाइड गुहा के निकट ही एक प्रवर्ध होता है जिसे कोरेकाइड प्रवर्ध कहते हैं। अंश मेखला हाथ की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि स्थान प्रदान करती है। यह हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को अपने से जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। तो आपको ये चीज़ें याद नहीं रखनी, बस आपको ये याद रखना अंश मेखला यानी अग्रपाद हाथ की अस्थियाँ। अब अग्रपाद या हाथ की अस्थियों की संख्या टोटल 60 है। अब ये कहाँ कहाँ पर होती हैं, कितनी संख्या होती है याद रखना है।
तो ये दोनों को मिलाकर, मतलब 2 हाथ हैं तो दोनों की संख्या ली गई है। वैसे यदि हम ह्यूमरस की बात करें तो एक हाथ में 1 होगी और दूसरे की एक और होगी, तो टोटल 2। फिर रेडियो अल्ना जो होगी 2-2 इनकी संख्या होती है, तो 4 हो जाती है इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपरी बाहु यानी ऊपरी भुजा में ह्यूमरस नामक आपकी अस्थि होती है, दोनों हाथों की मिलाकर के 2 हो जाती हैं। अग्रबाहु रेडियो अल्ना 4 हो जाएंगी। कलाई में पाई जाती है कार्पल्स हड्डी, 16 इनकी संख्या होती है, मतलब 8 एक हाथ में 8 दूसरे हाथ में। फिर हथेली में मेटाकार्पल्स पाई जाती, इनकी संख्या 10। और अंगुलियों की हड्डियां जो होती हैं वो फेलेंजेज कहलाती हैं, 14 इनकी संख्या होती है 28, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर 60 होती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो पूछ लेगा बताइए कौन सी हाथ की अस्थि नहीं है, या कौन सी आपके अग्रपाद की अस्थि है, या फिर पूछ लेगा कि अंगुलियों में, हाथ की अंगुलियों में जो अस्थियाँ पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, या फिर कहेंगे कि जो फेलेंजेज है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो अंगुलियों में पाई जाने वाली अस्थि है। तो इस प्रकार से टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब देखिए मनुष्य के हाथ की अस्थियों में ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेज होती है। मनुष्य की रेडियस अल्ना जो होती है वो जुड़ी ना होकर एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, ये भी याद रखिए। अब देखिए श्रेणी मेखला यानी पश्चपाद यानी पैरों में जो अस्थियां होंगी, तो मनुष्य की श्रेणी मेखला 3 प्रकार की अस्थियों से बनी है। ये 3 अस्थियां इलियम, इस्चियम और फ्यूवस, वयस्क में ये तीनों अस्थियां जुड़ी रहती हैं। पश्चपाद और पैरों की हड्डियां देखिए, जांग में जो है फीमर पाई जाती है, 1-1 होती है दोनों जांघों में, तो टोटल मिलाकर 2 हो जाएगी संख्या। पिंडली में टिबियोफिबुला 4 संख्या है। घुटना की पटेला कहलाती है, टखना की टार्सल, तलवा की मेटाटार्सल और अंगुलियों की फेलेंजेज होती है। इस प्रकार टोटल जो पैरों में अस्थियां हैं वो कितनी हैं, 60 हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो वो फीमर होती है, जो कि आपके कहाँ पर पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी यदि पूछता है तो कान में पाई जाती है, जिसे हम स्टेप्स कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फैक्ट के रूप में। गर्दन में हड्डियों की संख्या पूछता है तो 7 है। कान में हड्डियों की संख्या 3 × 2 3 होती है, मतलब दोनों कानों की मिलाकर 6 हो जाएगी। और इनका क्रम याद रखिए, मेलियस, एनकस और स्टेप्स। अब देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, और ये पूछा गया था कि ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मध्य कान में पाई जाती है। मध्य कान में याद रखिए, सबसे छोटी स्टेप्स मध्य कान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की, जो कि फीमर है। नेक्स्ट है सबसे कमज़ोर हड्डी क्लेविकल, जो कि बक्ष में स्थित है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। सबसे चमकीली हड्डी टीबिया होती है। पैर की हड्डियाँ खोखली रहती हैं। पटेला सिस्माइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोड़ पड़ता है, जो कि पेल्विक का एक भाग होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अस्थि से जब अस्थि जुड़ी होती है तो उस जोड़ को क्या कहते हैं, या अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाली जो होती है वो क्या कहलाती है, लिगामेंट। इसे हम LBB कह सकते हैं। LBB का मतलब बोन प्लस बोन जो लिगामेंट कहलाएगा, या बोन लिगामेंट होता है। फिर जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती वो टेंडम कहलाता है। मांसपेशी प्लस बोन बराबर टेंडम, तो इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं, टेंडम बराबर मांसपेशियाँ प्लस बोन, ठीक है, मस्कुलर। नेक्स्ट है मांसपेशियों को मांसपेशियों से तो सेलेक्सर कहलाती है। अब देखिए अस्थियों के जोड़ के पास में साइनोवियल नामक द्रव होता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर खाली खोखली जगह होती है, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमें जो कंकाल तंत्र है इसके बारे में और चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि अभी हमें इसके लिए संधि जो होती है, संधि के प्रकार, अचल संधि क्या कहलाती है, या अन्य जो संधियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो एक लेक्चर और रखेंगे कंकाल तंत्र के ऊपर, ताकि आपका पूरा कंकाल तंत्र अच्छे से कवर हो पाए और आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। फिर हमारा जो अगला तंत्र बचेगा प्रजनन तंत्र रह जाएगा, उसको भी हम जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और यदि कहीं पर भी आपका डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हमारे केमिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम केमिस्ट्री के नाम से और बायोलॉजी के, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं उसमें भी हमने बिल्कुल अभी अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट की हैं केमिस्ट्री की। तो बेसिक से सारी जानकारी आपको बता रहे थे। पदार्थ वाला टॉपिक लगभग क्लियर हो चुका है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।